नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी लंबे समय से बताया जा रहा है कि जो इस बार की जो सीबीटी की बैठक होने वाली है, उस सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आज सीबीटी की बैठक हो चुकी है, यानी कि 237वीं जो सीबीटी की बैठक होने वाली थी आज संपन्न हो चुकी है। उसमें किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा किया गया है, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के किसी मुद्दे पर चर्चा हुई है अथवा नहीं हुई है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किन किन मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई है, और साथ ही साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन टॉपिकों के ऊपर आज की सीबीटी की बैठक में मुख्य रूप से एजेंडा बना के किया गया है। मेनली अगर बात किया जाए दो चीजों के ऊपर, माननीय मनसुख मांडविया जी जो केंद्रीय निकासी बोर्ड यानी कि सीबीटी के ईपीएफओ की 237वीं बैठक के सदस्य रहे हैं, और उन्हीं की अध्यक्षता में जो तो ये बैठक संपन्न किया गया है। यहाँ पे केंद्रीय निकासी बोर्ड के वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए अपने ग्राहकों को ईपीएस पर 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की गई है, जो कि तमाम जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो खाता धारक हैं अभी मौके पे जो हैं उनके साथ में है, उनके लिए एक फायदा का ये बात है। दूसरे नंबर पे है ईडीएलआई योजना के मुख्य संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि जो भी एडली की समस्याएं थी उसमें जो जो चीजों को मंजूरी नहीं मिल पा रही है उसको यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, और सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए भी कहा गया है। अब ये किन किन विषय किन किन टॉपिकों के ऊपर ये चीजें होगी उसी के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक निवेदन आपसे है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने आज दिल्ली में केंद्रीय निकासी बोर्ड यानी कि सीबीटी ईपीएफ की 237वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष सुश्री शोभा करदानले जी और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यान राज्य मंत्री सह उपाध्यक्ष डावर तथा श्रम एवं रोजगार सचिव सुश्री सुमिता तथा सदस्य सचिव श्री राम रमेश कृष्णमूर्ति केंद्रीय पीएफ आयुक्त भी वहां पे उपस्थित थे। इन सारे जब ये जो तो चर्चा यहाँ पे हो रही थी। आगे मैं आपको बताऊं कि सीबीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सदस्यों के खाते में ईपीएस संचय पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है। ब्याज दर को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ ग्राहक के खाते में ब्याज दर जमा हो जाएगी। तो ये हुआ नंबर एक टॉपिक जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरे नंबर के टॉपिक के ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हम नियोक्ता है जो अपने पैसों को वहां पे जमा कर रहे हैं, डाल रहे हैं, उनके लिए बेसिकली है कि उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे 8.25% की वार्षिक जो तो ब्याज उनको दी जाएगी। जिनका जिनका भी पैसा ईपीएफओ के पास में है उनके पैसे पे 8.25% की ब्याज मिलेगा, यानी कि उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.25 मिलेगा। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। अब कई अन्य निश्चित आय संसाधनों की तुलना में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ अपेक्षाकृत उच्च और स्थिर रिटर्न प्रदान करता है, जिसके बचत में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित होती है। ईपीएफ जमा पर अर्जित ब्याज कर मुक्त एक निर्दिष्ट सीमा तक है, जो इसे वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक अत्यधिक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। यह ईपीएफओ के निवेशों की क्रेडिट प्रोफाइल और अपने सदस्यों के प्रतिस्पर्धा रिटर्न देने की इसके क्षमता में मजबूत विश्वास को दर्शाता है। ये बात हो गई जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की नहीं, लेकिन जो ईपीएस के सदस्य हैं, जो ईपीएफओ के सदस्य हैं, उनके लिए ये बात है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बातें कही गई हैं? जो कुछ भी होता तो यहीं पे आ जाता, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई बात यहां तक नहीं होती है। आगे बात करते हैं कि सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की अध्यक्षता में सीबीटी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर पे है ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों में वृद्धि होगी। कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा ईडीएलआई योजना के बीमांकित मूल्यांकन के बाद बोर्ड ने सदस्यों के परिवार को अधिक वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए योजना के प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी है।
जिससे इस श्रेणी के तहत प्रमुख शिकायतों का समाधान होगा और लाभ दावेदारों के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। संशोधन योजना के अंतर्गत प्रमुख संवर्धन इस प्रकार होंगे। क्या क्या चीजों को यहाँ पे रखा गया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब पहले नंबर पे सेवा में 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर न्यूनतम लाभ की शुरुआत ऐसे मामलों में जहां ईपीएफ सदस्य की मृत्यु के 1 वर्ष निरंतर सेवा पूरी किए बिना हो जाती है, न्यूनतम जो उनको मिलता था 50,000 रुपए का जीवन लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संशोधन से हर साल सेवा के दौरान होने वाली 5,000 से अधिक मौतों के मामले में अधिक लाभ मिलने की उम्मीद जो तो जताई जा रही है। दूसरे नंबर पे है कि गैर योगदान अवधि के बाद सेवा में रहते हुए मामले वाले सदस्यों के लिए लाभ। पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ देने से इनकार किया करते थे, लेकिन क्योंकि इन्हें सेवा से बाहर मृत्यु माना जाता था, अब यदि कोई सदस्य अपने अंतिम अंशदान प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर मर जाता है तो ईडीएलआई लाभ स्वीकृत होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया न गया हो। संशोधन के अनुमान है कि हर साल ऐसी मृत्यु के 14,000 से अधिक मामले होते हैं जिनको लाभ मिलेगा। तीसरे नंबर पे है सेवा निरंतर पर विचार। पहले 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1-2 दिन जैसे सप्ताह या छुट्टियों का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए के ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। नए संशोधन के तहत रोजगार के 2 दौर के बीच 2 महीने तक के अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा, जिससे अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभ के लिए पात्रता सुनिश्चित होगी। इस बदलाव से हर साल सेवा में मृत्यु के 1,000 से अधिक मामलों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब यहां तक भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जाना जो ईपीएफओ के खाता धारक हैं, यानी कि जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स हैं उनको, और साथ ही साथ में जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं को ईडीएलआई का लाभ यहाँ पे किस प्रकार से कितना मिल सकता है उसी के ऊपर चर्चा हो रही है। आगे अगर बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के आगे, तो हर्जाने के तर्क संगत बनाना और मुकदमेबाजी को कम करना। मुकदमेबाजी के प्रमुख कारकों में से एक पीएफ बकाया के विलंबित प्रेषण के लिए हर्जाना लगाने के मामले हैं। 14/6/2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हर्जाना लगाने की दर को युक्त संगत बनाकर देरी के लिए 1% माह कर दिया गया, और यह अधिसूचना की तिथि यानी कि जून 2024 के बाद की चूक के लिए प्रभावी है। इस अवधि से पहले हुई चूक के संबंध में लागू हर्जाने की दर को 2 महीने की देरी के लिए 5% से लेकर 6 महीने से अधिक की देरी के लिए 25% तक है। इस स्थिति को कम करने और मुकदमेबाजी को कम करने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक वैधानिक तंत्र शुरू करने पर चर्चा की गई है, जिससे देरी के लिए हर 6 महीने में 1% की दर से हर्जाना जमा करने पर मामला में स्वतः कमी आएगी। ईपीएफओ के वार्षिक बजट का अनुमोदन भी यहाँ पे दिया गया था। उसमें बोर्ड ने ईपीएफओ और उसके द्वारा प्रशासित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान और वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान को भी मंजूरी दी है। सीबीटी की उक्त बैठक में नियोक्ताओं, कर्मचारियों, प्रतिनिधिता केंद्र सरकार एवं ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पे उपस्थित रहे। कुल मिला के जो सीबीटी की बैठक हुई है 237वीं, उस बैठक में इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुआ है। अब बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक के मुद्दे को कहां पे रखा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि 237वीं बैठक में जिस प्रकार से बताया गया था कि इस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो तो चर्चाएं की जाएंगी, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग निकली। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के किसी मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई है। आने वाले समय में देखते हैं कि इस पे क्या स्टेटमेंट माननीय कमांडर अशोक रावत जी का होता है और क्या माननीय रजावत सर का होता है, और साथ ही साथ में बहुत सारे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। काफी निराशाजनक यह संदेश है, यह वीडियो है, लेकिन जो कुछ है तो यही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।